हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम बेसिक नॉलेज के आधार पर, मतलब कि कोई किताबी नॉलेज नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज के आधार पर हम यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं हम। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम आपका 28 मई को होना है, तो 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जितने आपको आते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व करना है। तो चलिए, इस सीरीज में हमने एक लेक्चर दिया है, अपना सेकंड वीडियो हमारी यूपीएससी 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। अब देखो, बात इसमें रियल सेक्टर की चल रही है, ठीक है। जो सेक्टर है, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक कंपनी, ये सब सेक्टर है, ठीक है। कॉर्पोरेट निकाय, इनका विदेश में जो मूल्य बॉन्ड जारी करना, ये सब सेक्टर में आते हैं। लेकिन जहां उसने वर्ड दे रखा है ना रियल सेक्टर यानी कि वास्तविक क्षेत्र, तो किसान जो अपनी फसलें काटेंगे वो रियलिटी में काम हो रहा है ना। ये बेसिक नॉलेज देखो, रियलिटी में काम हो रहा है, यानी कि फसलें काटना अपना वास्तविक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो कपड़ा मिल है, कच्चे कपास है, इनको कपड़े में बदलना, यानी कि हैंडमेड काम हो रहा है, वहां पे फिजिकली काम हो रहा है, तो वो रियल सेक्टर में आ गया आपका। तो इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप धीरे धीरे देखते चलना इसमें किस तरीके से है। अब जैसे 8th वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार के जो भी माध्यम है, जैसे हमारा आपसे अभी मतलब वीडियो के माध्यम से मैं आपसे संचार कर पा रहा हूँ, तो हमारा डिजिटली संचार हो गया, ठीक है। जनता का आपस में संचार करना, बातचीत करना, बातें फैलाना, तो वो जनसंचार का है। यानी कि जनसंचार के माध्यम में अप्रत्यक्ष अंतरण यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इसमें कौन सी स्थिति प्रतिबिंबित करती है? देखो, इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है वो आपको देना होता है इसमें, ठीक है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहता है वो आपको देना होता है। तो इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें इसमें, तो मैं सीधे डायरेक्ट आपको ऑप्शन डी पर लेकर चलता हूं। इसमें बोला हुआ है कोई विदेशी कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफर करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन डी ठीक है। अब देखो, समझो आप बात बात क्या है कि देखो, ए से अगर बी को ट्रांसफर करना है किसी को कोई चीज, ये चीज इसने ट्रांसफर की तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। बट ए जो है जेड को करे, जेड जो है बी को करे, तो ये कौन सा ट्रांसफर हो गया? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो यहीं पे देखो, इन्होंने बोला होगा कि अप्रत्यक्ष अंतरण यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात की गई है। यानी कि कोई विदेशी कंपनी शेयर का अपना ट्रांसफर करेगी, अंतरण करेगी, और ऐसे शेयर भारत में स्थित जो भी परिसंपत्ति है उनसे अपना मूल्य उत्पन्न करते हैं। यानी कि देखो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। तो ईजी है, ठीक है, बेसिक नॉलेज के आधार पर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेब 3.0 के बारे में है ये, ठीक है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ना एक अगला क्वेश्चन सास के बारे में, दोनों क्वेश्चन ना एक जैसे रिलेट करते हैं, फैक्चुअल है ये, थोड़े आंकड़े के बारे में। इसमें आप देख लो, दोनों चीजों में रिलेट करना आपस में किस तरीके से चीजें बन पाएंगी, ठीक है। देखो, इसमें जो स्टेटमेंट 1 है ना 32 क्वेश्चन में, इसमें बोला हुआ है कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी से अपने व्यक्तिगत अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा बेसिक में जाएं कि वेब 2.0 क्या चीज थी, वेब 2.0 में कुछ चीजें होती थी, ठीक है, जो भी चीजें होती थी। अब 3.0 तो अपडेट वर्जन होगा ना, तो अपडेट वर्जन में क्या होंगी चीजें, हाँ, आंकड़ों पर नियंत्रण रख सकती, कंट्रोल सकती, तो हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, स्टेटमेंट 1 हो सकती है, बाकी इसको होल्ड करके रखते हैं अभी। दूसरा वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। हाँ ठीक है, हो सकते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहता है ये, ठीक है। तो हाँ, हो सकते हैं, सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। बाकी आता है फिर वेब 3.0, किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय ये सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय सामूहिक रूप से समूह में परिचालित किया जाता है वेब 3.0। कोई एक पर्टिकुलर बंदा या कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो कर नहीं सकता इस काम को, है ना, समूह में ही करा जाएगा ये, तो ये ठीक है। यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट इनकी ठीक है। तो वो कितना ईजी रहता है पेपर, 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो किस तरह का कितना इजी पेपर रहता है। बस थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है, अपनी थोड़ा सा अपना शोध करना है, और एक देखो एग्जाम का आंसर भी आपके सामने ही होता है, यूपीएससी खुद ही देता है आंसर, बस पहचानने वाली बात है। हाँ, 30-35-40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपकी नॉलेज के आधार पर सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सास के बारे में, ठीक है।
देखो अब आप बोलोगे सर हमको तो कुछ नहीं पता सास के बारे में, हम तो बस एक ही सास को जानते हैं, वो सास बहू वाली जो सास होती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, यूपीएससी की सास है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देखो स्टेटमेंट बंद दे रखी है, इसमें बोला है कि सास क्रयकर्ता ये प्रयोक्ता अंतराप्रस्थ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो भी इनके निर्धारित कर आंकड़े इनके क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये जो सास यूज करने वाले होंगे सॉफ्टवेयर, अब देखो सॉफ्टवेयर की बात क्या है, देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, अब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लेक्चर बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, कंप्यूटर से बना रहे हैं ना, वेबकैम चल रहा है ये। अब वेबकैम क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है, कंप्यूटर क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है, बट हार्डवेयर के अंदर जो चीजें हो पा रही हैं, आपको वीडियो कहाँ देखने मिल रही है, यूट्यूब पर, तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूट्यूब एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह से आप ले सकते हो कि जैसे जीमेल है कि हाँ मेल भेजना ये सब चीजें करना, तो जीमेल क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें इनके द्वारा बोला है कि वो जो सॉफ्टवेयर रहेंगे, सॉफ्टवेयर में आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है कि जो अपनी चल युक्तियां हैं, मोबाइल हैं, डिवाइसेज हैं, इनके माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। हाँ ठीक है, देखो हर किसी के पास तो कंप्यूटर नहीं होता ना, इंटरनेट का यूज मोबाइल से होता है, मैं बोलता हूँ मोस्टली यूज जो इंटरनेट का होता है मोबाइल से ही होता है, तो हाँ ठीक है, मोबाइल से या ये सारी जो डिवाइस है इनके आंकड़ों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल सास के रूप में है, हाँ जैसे अभी हमने बताया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से मेल हो सकते हैं, हाँ ठीक है हो सकते हैं, तो सास के रूप में है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। देखो कितनी बेसिक नॉलेज के आधार पर, इसमें कोई किताब की नॉलेज लगी, कोई मैंने किताब की बात बताई आपको कि हाँ फला बुक में फलाने की जो साइंस टेक की बुक है उसमें लिख रखा है, फलाने की आपने मैगजीन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है ये सास के बारे में, नहीं ना। हमने तो बेसिक नॉलेज के आधार पर कि हाँ आंकड़े हो सकते हैं, बेसिक नॉलेज के आधार पर, हाँ मोबाइल में यूज हो सकता है इंटरनेट, देखो बेसिक नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको 2023 जब आप यूपीएससी देने बैठोगे 28 मई को, तो आप याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था, इस तरह क्वेश्चन देखने मिलेंगे, बस बेसिक नॉलेज के आधार पर आप सॉल्व करना, और मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके 2023 वाला पेपर। जब आप आओगे ना पेपर देने के बाद, अगर कोई गलती करके आओगे तो देखना फिर, ठीक है। आप चेक करना, स्किल डेवलप करो, डेली मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को पकड़ो कि हाँ ये बेसिक नॉलेज है आपको। अब मैं मानता हूं, मैं सच आपको बताऊं, तकरीबन 60-70 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई किताब की जानकारी नहीं यार, कोई भी बुक की जानकारी नहीं, ये बताओ हमने अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें कोई इतनी सी भी बुक की नॉलेज मैंने आपको बताया कि कुछ फलानी किताब में ये है, नहीं ना, बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं हम। ये भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व करोगे। आप कहोगे सर कहां से ला रहे हो क्वेश्चन, भैया 2022 के क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में आए हुए हैं ये, आप खुद देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को इकट्ठा करता है, कौन करता है सूचनाओं को इकट्ठा, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता भैया, मैंने आपको अभी बताया, पहले क्या बताया, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय के पास और भी काम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है इन्होंने, औद्योगिक विवाद, समापन, छटनी, कामबंदी, फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी कि यहाँ पे कोई लेबर मजदूरों की बात चल रही है ना, जिसमें कामगार नियुक्त हैं, तो ये सांख्यिकी कार्यालय तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होल्ड करो उसको अभी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नहीं 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 नहीं, ये काम तो होगा नहीं, ठीक है। श्रम ब्यूरो, ठीक है, इसको होल्ड करो, ये हो सकता है। बाकी फोर्थ देख लेते हैं अभी, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली, जनशक्ति सूचना प्रणाली नहीं यार, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यही है, ज्यादा बेहतरीन आंसर जो है वो यही है, श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर वाला जो है, ठीक है। फैक्ट्रियों में कामगार नियुक्त है यानी कि लेबर, श्रम ब्यूरो, ठीक है। हमने बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व किया, यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला आता है आपका, एक सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट बंदी हुई है, उत्तर पश्चिम केन्या में बीड़ी बाड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। अब आप कहोगे सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है बीड़ी बाड़ी के बारे में, शरणार्थी बस्ती के बारे में, हमको भी नहीं पता है, हम देखो इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको भी नहीं पता, हम कहते हैं हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, इसको होल्ड कर दो, ठीक है, हम कुछ नहीं जानते। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बाड़ी में रहते हैं। देखो अगर पलायन होगा और कुछ लोग तो रह सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि नहीं रहेंगे, इसमें इन्होंने बोला है कि
कुछ लोग, ये जो कुछ वाली बात आ गई ना कि हाँ कुछ लोग रह सकते हैं, तो हाँ रह सकते हैं, कुछ लोग रह सकते हैं। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। यूपीएससी के हिसाब से, हमारे हिसाब से भी चीजें मैच करनी है। स्टेटमेंट 2 जी करेक्ट है, पक्का करेक्ट है ये, ठीक है। थर्ड वाला जो है, अब देखो स्टेटमेंट 2 के करेक्ट होते ही ये ऑप्शन डी तो कट गया, ऑप्शन डी तो आपका कट गया। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। अब देखो ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं कुछ लोग, हाँ रह सकते हैं, कुछ लोग तो रह सकते हैं। कहता समस्त लोग, सभी लोग, तो वहां दिक्कत थी, लेकिन कुछ लोग रह सकते हैं। तो देखो भैया, अब हमने कहा ना बेसिक नॉलेज के आधार पर सॉल्व करना, हमको पहली स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि हाँ 2 और 3 हो सकता है। अब 2 और 3 हो सकता है, अगर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तीनों चीजें ठीक है, तो ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं ना तीनों चीजों का। ऑप्शन में तो तीनों ही स्टेटमेंट का आंसर नहीं थी कि 1 2 3 ठीक है। तो हमारी जो है अभी 2 और 3 वाला आंसर हमें मिल रहा है कि हाँ हमारे 2 और 3 ठीक है, लेकिन एक वाले में हमें अभी गड़बड़ लग रही है। 3 वाला हमें परफेक्ट लग रहा है कि हाँ हमें ठीक है 3 वाला। तो आप ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में 1 और 2 आंसर है, लेकिन एक में हमें डाउट है ना अभी। 3 वाला तो हमें पक्का लग गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक वाला आपका गलत हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा बेसिक आधार लगा के, नॉलेज के आधार, ठीक है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस। आप ये बता दो, हमने इतने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किए, किसी में भी अभी बुक की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। तो ऐसे ही यूपीएससी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी बुक की नीड आपको नहीं पड़ेगी। आप देखना, आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करके आओ, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका ये, ठीक है। देखो इसमें स्टेटमेंट में दे रखी है वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आ गया, अब एकमात्र। अब आप कहोगे सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो दिक्कत रहती है, आप इसमें बता देना एकमात्र। लेकिन इसका अगर थोड़ा निगेटिव लेकर जाए, मैं आपको निगेटिव दिखाऊं, एक चीज होती है प्राइवेट, एक होती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये बताओ, और एक हो गया इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, जो वन्य जीव है, वन्य के जीव है, क्या वो प्राइवेट की संपत्ति होंगी? नहीं होंगी ना, प्राइवेट की संपत्ति नहीं होगी। अब डायनासोर, या फिर चलो डायनासोर तो लुप्त हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते ना। तो ये वन्यजीव प्राइवेट की संपत्ति तो नहीं होगी। अब दूसरा आ गया इंडिविजुअल, ठीक है। एक डॉग लोग बार रखते हैं इंडिविजुअली, लेकिन और बहुत सारी चीजें जैसे शेर, अब आप कहोगे इंडिविजुअल रखना, मुझे शेर नहीं रख सकते ना। तो ये किसकी संपत्ति होगी? ना तो ये इंडिविजुअल है ना प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट की ही संपत्ति है, यानी कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1 ठीक होते ही आपका ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब आप पहले 25-25% पे थे, अब आप 50-50% पे आ गए कि या तो ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 और 3 हमें देखना है कौन सा वाला ठीक है इसमें। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है, तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का अधिकार है। हाँ है अधिकार। तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक हो गई, और इसके देखो ठीक होते ही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 3 थोड़ा पढ़ लेते हैं हम समझने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, कि किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने, मार दिए जाने से तो कोई बात है ही नहीं, मार तो सकते ही नहीं, मार दिए जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टेटमेंट सी भी, ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो कितना आराम से हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस बात पे जो है वीडियो को आप कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। बेहतरीन सीरीज हम चलाएंगे, बेहतरीन ही। और मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि एक मैपिंग वाली भी वीडियो आएगी, आप देखना, ठीक है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, बड़े तरीके से 28 वाला पेपर देके आओ 6 लोग, ठीक है। अब देखो संगम साहित्य की बात आ गई है, इसके बारे में कौन सा एक सही है? स्टेटमेंट आप पढ़ लो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऑप्शन बी पर आता हूं। जो वर्ण है इसका सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। हाँ हो सकता है ज्ञात, हो सकता है ज्ञात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेकिन पहला बता देता हूँ कि भौतिक संस्कृति कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भौतिक संस्कृति का संदर्भ होता है भाई, शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। शौर्य का भी संदर्भ होता है, शौर्य तो दिखा सकते हैं ना संगम के साहित्य में। जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, नहीं तो अथर्ववेद में जादुई ताकतें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है जी। अब रहता है क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। 98 में बोला है
कि स्टेटमेंट 1 जो है, नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। नैनो पार्टिकल्स मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल। अब इन्होंने बोला कि मानव में ही इनका अस्तित्व है, प्रकृति में और कहीं अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये तो कोई देखो इनकी खोज हुई थी। नैनो पार्टिकल तो बहुत छोटे-छोटे महीन कण हो सकते हैं ना, प्रकृति में इनका अस्तित्व है। मानव के अलावा भी इनका अस्तित्व है। बहुत बहुत देखो बेसिक आधार रखना, अपने नॉलेज को एनहांस करो थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा सोचो कि हाँ, ये तो हो सकता है। ये जो है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये गलत है स्टेटमेंट। तो ये गलत होने के साथ-साथ ही ऑप्शन ए हमारा कट गया, ठीक है? ऑप्शन ए कट गया। अब बाकी की 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनमें से कौन-सा ठीक है। इसमें बोला हुआ है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण ये सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। हाँ, छोटे-छोटे कण जो है ना कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन बी राइट आंसर है, तो भैया देखो ये भी कट गया, बी वाला भी कट गया। और देखो ऑप्शन ए गलत है हमारा, यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत है हमारी, तो ये वाला भी कट गया। अब आंसर क्या आ गया? सीधे स्टेटमेंट, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित। हाँ ठीक है, ये ज्यादा कुछ लेकिन हमारा तो आंसर पहले आ गया ना, 98 का आंसर डी है इसका, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डीएनए बारकोडिंग किसका साधन हो सकता है? डीएनए बारकोडिंग के बारे में देखो, इसमें बोला हुआ है स्टेटमेंट 1 में, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि किसी की एज है 2 साल या 8 साल, ठीक है, और उसी की एज जो है जब वो हो जाएगा 25 साल का, 30 साल का या 35 साल का या 40 साल का, तो क्या उसका डीएनए चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, डीएनए तो सेम ही रहेगा। तो डीएनए एज का तो आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल वाले का भी डीएनए सेम रहेगा, और जब वो 32-33 साल का हो जाएगा तो भी उसका जो है डीएनए वही रहेगा। तो डीएनए जो है एज का आकलन तो नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 1 इसमें क्या लिखी हुई है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए डीएनए का यूज होता है? नहीं होता। तो ये 1 तो हमारा गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। तो 1 के गलत होते ही देखो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, बचा ऑप्शन बी और डी। इसमें बोला हुआ है कि स्टेटमेंट 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। हाँ, अगर कोई 2 प्रजाति एक जैसी दिखती हैं, तो उसमें जो अलग पहचान होगी कि हाँ ये अलग है, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, इनको मिक्स कर दिया, आप पता करो कि ए बंदा कौन सा, बी बंदा कौन सा, तो वो डीएनए से पहचान होती है ना। आपको भी पता है चीज की डीएनए से पहचान होती है। तो ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 के ठीक होते ऑप्शन बी कट गया और डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। पहचान, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर। तो इस तरीके से कुछ चीजें थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो में पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इस आधार पर आप 28 वाला एग्जाम अपना बेहतरीन तरीके से देकर आने वाले हो, फोड़ने वाले हो एग्जाम को, और अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। आप बताओगे कि हाँ सर, आपने जो सीरीज चलाई थी उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला और हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहो आप। बाकी ये सीरीज आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।